हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आप सभी का मेरी इस हिंदी पाठशाला में स्वागत है। तो बच्चों, आज के इस कक्षा में हम जाएंगे अमरनाथ की यात्रा पर। तो चलिए मेरे साथ अमरनाथ की यात्रा घूम कर आते हैं, यात्रा करके आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 5, अमरनाथ की यात्रा, यात्रा वृत्तांत। अध्ययन से पूर्व। तो बच्चों, यहाँ पर आपको 4 चित्र दिए गए हैं जो अलग अलग धार्मिक स्थल के हैं और अलग अलग जगह, अलग अलग राज्य से हैं। आपको बताना है कि कौन सा तीर्थ स्थल है और वो कौन से राज्य में है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये क्या है? ताज महल, जो कि आगरा में है, आगरा यूपी। ये है अक्षरधाम मंदिर, अक्षरधाम टेम्पल, जो कि भारत की राजधानी दिल्ली में है। ये क्या है बच्चों? ये माँ वैष्णो देवी का टेम्पल है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। और ये है दरबार साहिब, यानी कि गोल्डन टेम्पल, जो कि पंजाब में है। ताजमहल, आगरा, अक्षरधाम टेम्पल, न्यू दिल्ली, वैष्णो देवी जम्मू कश्मीर और गोल्डन टेम्पल पंजाब। आपको इन चित्रों को देखकर बताना है कि ये भारत के किन राज्यों में स्थित है। इस यात्रा वृत्तांत का मूल तत्व है कि प्रस्तुत पाठ में यह बताया गया है कि लेखक के समान हमें न केवल तन की शुद्धि अपितु मन की शुद्धि के बारे में भी सोचना चाहिए। तो लोग ये सोचते हैं कि उन्होंने नहा लिया, अपने शरीर को साफ कर लिया, मतलब तन की शुद्धि हो गई। लेकिन इस पाठ के जरिए आपको ये बताया गया है कि जिसे लेखक ने अपने तन की शुद्धि, अपने तन की सफाई के साथ साथ अपने मन की शुद्धि भी करी। ऐसे ही हमें लेखक के समान ही तन की शुद्धि के अलावा मन की शुद्धि भी करनी चाहिए, उसके बारे में भी सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। तो चलिए पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। पिछले साल में जिस हादसे में होकर गुजरा, उसका स्मरणीय आज भी मन में सिहराना पैदा करता है। वह पल मौत से सीधा साक्षात्कार का पल था। मुझे याद नहीं है कि बचपन में कभी घोड़े पर सवार हुआ था, लेकिन भाई लोगों ने मेरी हालत देखकर घोड़े पर चढ़ने के लिए मजबूर कर दिया। करीब 12,500 फीट की ऊंचाई थी। सामने बर्फ से ढकी शेषनाग झील में अपना मुंह झांकते ब्रह्मा, विष्णु, महेश जैसे 3 पर्वतीय चोटियां। पहले ही बता दिया गया था कि जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे ऑक्सीजन की कमी होती जाएगी और सांस लेने में तकलीफ बढ़ती लाएगी। लेकिन जब मन में उत्साह होता है, ना ऑक्सीजन की भावी कमी का एहसास सताता है और ना डर लगता है। लेकिन जब शरीर की मशीन जवाब देने लगती है तो फिर परमात्मा याद आते हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। महागुनस की चोटी और टट्टू की वह खतरनाक दौड़। शेषनाग झील की कुछ तस्वीरें पहले देख चुका था। नीली झील का पानी कुछ ऐसा कि उससे निकलने वाली नील गंगा भी खूबसूरत हो उठी है। लेकिन जब उससे आगे चले तो महागुनस की चोटी पर पहुंचने के लिए घोड़े पर चढ़ा दिया गया, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी से जूते का फीता बांधने के लिए झुकना भी ऐसा लगा जैसे एक मन बोझ उठाकर खड़ा हुआ हूँ। ऐसी हालत में दोस्तों ने सलाह दी, नंदन जी आप खतरा मत मोल लीजिए, स्वास्थ्य पहली चीज है, आप टट्टू पर सवार हो लीजिए। इसलिए टट्टू जी की शरण ली। 14,500 फीट की ऊंचाई की प्रसिद्धि महागुनस की चोटी पार करने के बाद उतार पर चल ही रहा था कि जनाब टट्टू जी की राह रहकर बिदकने लगे। मैंने घोड़े वाले खान से कहा, खान तुम्हारा घोड़ा गड़बड़ करता है, मुझे डर लग रहा है। लेकिन खान के कान पर जूं न रेंगी। मेरी जान सांसद की नीचे हजारों फीट गहरी खाई, अगर जरा सी गड़बड़ हुई तो हड्डी पसली ढूंढे ना मिले। तभी टट्टू ने एक जोर से हिनहिनाहट लगाई और दुल्लत्ती झाड़कर भागने। सारे यात्रियों ने खलबली मच गई। मेरे सामने मौत का काला सन्नाटा।
जिंदगी अपने बचाव के लिए किस कदर चिपटती है कि जो घोड़ा मेरी जान लेने पर उतारू था उससे बुरी तरह से मैं चिपटा जा रहा था। क्षणों की बात थी और मेरा सफाया, लेकिन पता नहीं कैसे क्या हुआ कि मैं जमीन पर सही सलामत और खान कर रहा था। उसे घोड़े की लगती लगी थी, दुलकती लगते तो शायद समा कुछ दूसरा ही होता। मैं उतरकर 1 मिनट खड़ा रहा, पता नहीं इसलिए कि परमात्मा का धन्यवाद दे रहा था या इसलिए कि बाबा अमरनाथ को अनुनय विनय कर रहा था। बहरहाल मेरी अमरनाथ यात्रा सफल होते होते बच गई। सफल इसलिए कि श्रद्धावान लोग कहते हैं कि तीर्थ यात्रा करते हुए यदि प्राण चले जाए तो आदमी सीधे बैकुंठ जाता है। मेरा बैकुंठ का टिकट कैंसिल हो चुका था और लोग मुझे छू छू कर देख रहे थे। जाको राखे साइया का जाप करते लोग गुजर गए। ऐसे में लोग पाप पुण्य का हिसाब लगाने लगते हैं और मैं अभी इसी सत्ते से नहीं उबर पाया था कि मैं खाई की तरफ गिरता तो क्या होता। पाप पुण्य का हिसाब कैसे जोड़ता मैं। बहरहाल इस हादसे से मेरी तथाकथित साहसिक यात्रा अमरनाथ की तीर्थ भावना का पुट भी ले बैठी और मैं स्वभावतः तर्क की कसौटी पर श्रद्धा को भी कसकर देखने वाला कैमरा बाज यात्री ईश्वरीय शक्ति पर आस्था रख कर पैदल आगे बढ़ने लगा। लेकिन आइए इस व्यक्तिगत हादसे के संदर्भ में आपको शुरू से अपने साथ ले चलूं। हुआ यूं कि एक दिन एक फोन आया, नंदन जी कश्मीर चलिएगा। चलूंगा, अभी कश्मीर गया नहीं हूँ, कब चलना है? मैंने जवाब दिया, बताऊंगा। प्रेम कपूर और छोटे भी चल रहे हैं। इस तरह मैं इस महायात्रा का एक यात्री बनकर जुड़ गया था। जाने के दिन तक सारी तैयारी पक्की की। दिल्ली स्टेशन से जम्मू तवी तक रेल में और फिर बस से पहलगाम। जम्मू तक और भी कई बार जा चुके थे, मगर इस बार की यात्रा का कुछ दूसरा आनंद था। सैलानी मूड में भी बैर भी लेकर किसी स्टेशन पर खाएं तो सेब का मजा दे। जब जम्मू पहुंचे तो मारे गर्मी के दम निकला जाए। भला हो मेरे जम्मू रेडियो का मित्र सक्सेना का, जो अपने 1 दर्जन नौजवान लेखक मित्रों के साहचर्य से दिन भर दिल ठंडा किए रहे, वरना जम्मू की गर्मी कश्मीर का नाम बदनाम करने पर तुली हुई थी। सुबह की बस के टिकट बुक करा लिए गए थे। रात काटने के लिए बस अड्डे के सामने टूरिस्ट हाउस में 2 कमरे लिए गए। रात आराम से कटी और सुबह तड़के उठकर सामने लेकर बस अड्डे पर जा लगे। सामान लादा और ड्राइवर साहब पूरे जम्मू शहर का चक्कर लगाते हुए हमें पहलगाम की ओर लेकर चल दिए। जम्मू शहर की परिक्रमा का कारण तब पता चला जब ड्राइवर साहब की पत्नी उन्हें हाथ हिलाकर विदा करने अपने घर से बाहर आई। जम्मू के आगे छोटे बड़े चिड़े पहाड़ियों में बदलने लगे और दोपहर तक पहाड़ियां पहाड़ों की शक्ल में ढल गई। चक्कर खाती हुई बस पटनी चौक पर आकर रुकी तो हवा का ठंडा झोंका कश्मीर की जलवायु की बानगी देने लगा। पटनी चौक पर जम्मू कश्मीर सरकार ने पर्यटक निवास बनाए रखे हैं। हरे भरे पाइन के सीधे तने खड़े हुए वृक्षों के बीच लाल छतों वाले मकानों की शोभा देखते ही रह जाने लायक थी। मगर बस वाला भी इसी निगाह से बस चलाता तो पहलगाम पहुंचना नामुमकिन हो जाता। दोपहर का खाना पटनी चौक से उतरकर कुर्द में खाया गया। इसके बाद की यात्रा दरियाए बिचनाब के इलाके की यात्रा है, जो बहुत ही पहाड़ों से घिरा हुआ है। फुसफुसे पहाड़ के धसके दिखा रहे थे। थोड़ी सी बरसात पड़ी नहीं कि पहाड़ ऊपर से धसके और रास्ता जाम। कपूर ने बताया कि एक बार राम वन के इसी इलाके में फंस चुके हैं। अपने राम बस की खिड़की से चुनाव के भयंकर गंदे पानी का उफान मारता बहाव देखकर दंग रह गए थे। यह हाल तो बिन बरसात था। बरसात में तो कहर बरपा होता होगा। मजा यह है कि पूरी कश्मीर घाटी को जम्मू से जोड़ने वाली यही जमीनी रास्ता है। हवा में आप भले चले जाएं और दूसरा इसके अलावा कोई जरिया नहीं है। हम ऊपर ही बढ़ते चले जा रहे थे जब तक जवाहर सुरंग नहीं मिल गई, और जवाहर सुरंग पार करने के बाद नीचे झांक कर देखा तो वीरानग हरियाली के खूबसूरत कटोर में झांक रहा था। कंडक्टर साहब की कृपा थी
कि उन्होंने ऐलान कर दिया कि वेरीनाग कौन कौन देखेगा। हमारा दल हाथ उठाने में आगे था। हमें तो सभी कुछ देखना था, लेकिन कुछ लोग थे जो अमरनाथ के अलावा, मतलब हम तो सब कुछ देखना चाहते थे, लेकिन वहाँ पर कुछ लोग ऐसे थे जो सिर्फ अमरनाथ की यात्रा करना चाहते थे। अमरनाथ की यात्रा, अमरनाथ के अलावा कुछ और देखना को राजी नहीं थे। तो कंडक्टर साहब ने इसलिए पूछा था कि वेरीनाग जाने का रास्ता पहलगाम के सीधे रास्ते में भिन्न था और उसे अपनी बस कारवां से अलग ले जानी पड़ती। उसके लिए करीब 300 रुपए अतिरिक्त दिए गए और बस वेरीनाग को मुड़ गई। जहां बस रुकी वहां चिनार के घने पेड़ और खूबसूरत बगीचा था। पता चला यह जो नहर बह रही है यह झेलम का उद्गम स्थल है और उस कुंड को चारों तरफ से पक्का बांध दिया गया है। चिनाब के पानी के बिल्कुल विपरीत स्वच्छ निर्मल पानी का कुंड है। यह मानने का आज भी मन नहीं करता कि इतना बड़ा दरियाए झेलम इतने शांत कुंड से कैसे निकला होगा। लेकिन हमारे न मानने से क्या फर्क पड़ता है, अगर झेलम का उद्गम स्थल वही है तो है। वेरीनाग से जो बस चली तो हरियाली की गोद में दौड़ती रही। फिर जाने कब एक बहुत ही खूबसूरत नदी के किनारे पर वह पहलगाम जा लगी। जी हाँ, वह खूबसूरत नदी मामूली खूबसूरत नहीं थी, असाधारण तौर पर खूबसूरत। नाम है लिद्दर। सच कहता हूँ, मैंने आज तक इतनी खूबसूरत नदी नहीं देखी। क्या पहाड़ी, अल्हड़पन और क्या पानी का सफेद बहाव। तेजी ऐसी कि सांप शर्माए और गर्जना ऐसी कि समूचा पहलगाम उसके बिना सूना हो जाए। पहलगाम का दूसरा नाम करीब करीब यात्रा कार्यालय में ही बीता। नजमुद्दीन साहब छड़ी मुबारक की तरफ से लपके जा रहे थे। हम दोनों की उत्सुकता जागी तो हम भी उनकी जीप पर सवार हो लिए। पहुंचे तो साधुओं का भंडारा जोरों पर था। देश देशांतर से तो नहीं, प्रदेश प्रदेशांतर से आए हुए सैकड़ों साधु अपनी अपनी धुनी रमाए डटे हुए थे। छड़ी मुबारक श्रीनगर के शंकर आचार्य मंदिर से प्रस्थापित शिवलिंग का प्रतीक है और अमरेश्वर शिव से श्रावणी पूर्णिमा को गुफा में जाकर सबसे पहले उन्हीं का मिलन होता है। छड़ी मुबारक आगे आगे फिर साधुओं का अपार झुंड और इसके बाद देश देशांतर के लगभग 12,000 यात्री, जिनकी सुख सुविधा के लिए कश्मीर सरकार महीनों पहले से यात्रा की तैयारी करती है, रास्ता साफ कराती है, डॉक्टरों, पुलिस और संचार व्यवस्था का बंदोबस्त करती है। पहाड़ी यात्राओं के जो नियम सीख चला था, उनमें से एक नियम यह भी याद आया कि धीरे चलो। वह भी करके देख लिया, लेकिन थकावट आनी शुरू हुई। जैसे दौड़ती हुई आई आधे मील के अंदर ये हालत हो गई कि एक शिला की शीतल छां ढूंढने पड़ गई। आगे पीछे देखा तो थोड़ी दूर पर केवल छोटा अपना डंडा खटकाते चले आ रहे थे। हमें सुस्ताते देखकर उनकी भी जान में जान आई। कपूर बहुत पीछे, संतोष कहीं बहुत आगे। अपना पांचवा साथी बैरा, जिसे हमने बहादुर कहना शुरू कर दिया था, हमें ज्यादा थका देखकर नीचे उतरकर नीलगंगा का पानी थर्मस में भर लाया। यात्रियों का कारवां ज्यों का त्यों जारी ही था। तो धीरे धीरे हम लोग हंसते सुस्ताते बैठते बतियाते चंदनबाड़ी के नजदीक आ गए। हमें पहले पड़ाव में चंदनबाड़ी में ही रात बितानी थी। रास्ते में देखा गया कि एक ऐसा भी यात्री था जिसकी टांग थी ही नहीं। बैसाखियों के सहारे यह हमसे ज्यादा तेजी से चल रहा था। इससे हमारी दो सही सलामत टांगे का स्वाभिमान जागा और रफ्तार में तेजी आ गई। नीलगंगा के किनारे बसी हुई यह बस्ती धार्मिक दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण है। कथा के अनुसार एक बार काम, क्रीड़ा और खेल की बातों में भगवान श्री सदाशिव का मुख श्री पार्वती जी के नेत्रों के साथ लग गया। नतीजा यह हुआ कि उनका मुख अंजन के कारण काला हो गया। भगवान सदाशिव ने अपने मुख को काला देखा तो उसे श्री गंगा नीलगंगा में धोया, जिससे गंगा जी का रंग काला पड़ गया। इस जल के स्पर्श से महापापों का नाश हो जाता है। नीलगंगा के नीले होने का यह धार्मिक रहस्य जानकर हिसाब लगाया कि पहलगाम में लीदर यानी लंबोदरी की खूबसूरती का रहस्य नीलगंगा की यही नीलिमा है।
कुछ आस्थावान यात्री इस पानी की बर्फीली धार में शाम के धुंधलके में गोते लगाते दिखे। चारों ओर पहाड़ी से घिरे समुद्र तल से 9,500 फीट की ऊंचाई पर चंदनबाड़ी के मैदान में यात्रियों का कोलाहल, इंतजामकारियों की लाउडस्पीकर ध्वनियां और घोड़ों की हिनहिनाहट सब लहराती नीलगंगा में खो जाती है। अपने टेंट के नंबर का पता लगाकर उसमें बिस्तर जमाए गए। थकावट के मारे बुरा हाल था। अपना पहलगाम वाला परिचित बैरा हम में से किसी को पानी दे रहा था, किसी के लिए चाय ला रहा था। यात्री के साथ चल रहे मोबाइल भोजनालय से खाना लाकर खाया गया और सारे बंदों को बिस्तरों पर लेटने की देरी थी कि नींद ने दबोच लिया। तड़के आंख खुली तो टेंट के पीछे की रस्सियां खुली हुई और छोटी की ऊन सर्दरी चश्मा, जिसके बिना उसकी समूची दृष्टि यात्रा भी धुंधली रही, और बहादुर को बरसाती जैकेट गायब थी। लाउडस्पीकर पर ऐलान हो रहा था कि यात्री मेहरबान से दरख्वास्त है कि वे जल्दी से जल्दी तलने की तैयारी करें, आगे चढ़ाई कठिन है। तो बच्चों, ये कहानी, ये यात्रा वृतांत लिखा गया है कन्हैयालाल नंदन जी के द्वारा। तो चलिए अब हम लोग शब्दार्थ पढ़ते हैं। शब्दार्थ: सिहरन मतलब ठिठुरन या फिर डर से कांपना। स्मरण मतलब याद। जान सांसत में होना, बहुत कठिनाई में होना। सन्नाटा खामोशी या फिर सुनसान। भोजनालय मतलब होटल या फिर रेस्टोरेंट। सैलानी मतलब कि यात्री। नामुमकिन मतलब असंभव। अलहड़पन मतलब भोलापन या फिर सरलपन। उद्गम स्थल मतलब ऐसा स्थान जहां से किसी चीज की शुरुआत होती है। उच्चारण करें। तो बच्चों, यहाँ आपको कुछ शब्द दे रखे हैं, आपको उन शब्दों का सही उच्चारण करना सीखना है। तो चलिए मेरे साथ उन शब्दों का सही उच्चारण करना सीखें। साहसिक, ऑक्सीजन, नौजवान, छड़ी मुबारक, वेरिनाग, लेखक और पर्यटक। चलिए बच्चों, अब हम इस पाठ के अभ्यास कार्य की ओर बढ़ते हैं। इस यात्रा वृतांत के अभ्यास कार्य करते हैं। तो चलिए मेरे साथ इसका अभ्यास कार्य शुरू कीजिए। अभ्यास कार्य: जरा बताइए। स्पीकिंग स्किल्स। प्रश्न 1, दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ प्रश्न लिखे हुए हैं। उन प्रश्नों को पढ़कर आपको पाठ के आधार पर इन प्रश्नों के उत्तर बोल कर देने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, कश्मीर यात्रा का निमंत्रण लेखक को किस प्रकार मिला था? वेरी गुड। तो बच्चों, कश्मीर यात्रा का निमंत्रण लेखक को फोन पर मिला था। हाँ, ऑक्सीजन की कमी लेखक को क्या स्मरण कराती है? तो बच्चों, ऑक्सीजन की कमी लेखक को साहस और उत्साह। ऑक्सीजन की कमी लेखक को साहस और उत्साह का स्मरण कराती है। हाँ, महागुनिस की चोटी कितनी ऊंचाई को प्रदर्शित करती है? तो बच्चों, महागुनिस की चोटी 14,500 फीट ऊंचाई को प्रदर्शित करती है। हाँ, मौसमी परिवर्तन का आभास लेखक को कहाँ हुआ था? तो बच्चों, जम्मू से पहलगाम की यात्रा। जम्मू से पहलगाम की यात्रा में लेखक को मौसमी परिवर्तन का आभास हुआ था। लेखक ने पहाड़ी यात्रा का कौन सा नया नियम सीखा था? तो बच्चों, लेखक ने पहाड़ी यात्रा का नया नियम धीरे चलो। लेखक ने पहाड़ी यात्रा का ये नया नियम सीखा था। जरा लिखिए। राइटिंग स्किल्स। प्रश्न 2,
दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं। आपको इन प्रश्नों के सही उत्तर लिख कर देने हैं पाठ के आधार पर। तो चलिए शुरू करते हैं। ख, बस के ड्राइवर द्वारा जम्मू की परिक्रमा करने का क्या कारण था? वेरी गुड। तो बस के ड्राइवर द्वारा जम्मू की परिक्रमा करने का कारण था ड्राइवर साहब की पत्नी। ड्राइवर साहब की पत्नी बस के ड्राइवर द्वारा जम्मू की परिक्रमा करने का कारण थी। हाँ, छड़ी मुबारक का क्या महत्व है? तो बच्चों, छड़ी मुबारक जो है ये बहुत महत्व देती है। क्यों? तो शंकर आचार्य का जो मंदिर है वहाँ पे स्थापित शिवलिंग का एक प्रतीक है। ग, नीलगंगा से जुड़ी पौराणिक कथा का वर्णन करें। तो बच्चों, जो नीलगंगा थी, पता है उसका नाम नीलगंगा कैसे पड़ा था? उसकी जो पौराणिक कथा थी वो यह थी कि एक बार में जो भगवान शिव जी हैं, महादेव जी हैं, वो माता पार्वती के साथ क्रीड़ा कर रहे थे, मतलब उनको छेड़ रहे थे, उनके साथ मस्ती कर रहे थे। तभी क्या हुआ, उनकी आंख में कुछ चला गया जिनसे उनका चेहरा, उनकी आंख काली हो गई। तो भगवान शिव ने क्या किया, गंगा जी के पानी से उनका मुंह धुलाया, जिससे गंगा जी यानी जो गंगा का पानी है वो काला पड़ गया। बस तभी से ही नील गंगा का नाम नील गंगा पड़ गया था। अगला प्रश्न है घ, रात्रि विश्राम करने के पश्चात लेखक ने किस प्रकार का ऐलान सुना? तो बच्चों, रात्रि विश्राम करने के बाद लेखक ने सुना कि वहाँ पर ऐलान हो रहा है कि यात्री मेहरबान से दरख्वास्त है कि वह जल्दी से अपनी आगे की चढ़ाई को पूरा करे। क्यों? क्योंकि आगे की चढ़ाई बड़ी कठिन है। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 3, उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। तो बच्चों, यहाँ आपको कुछ प्रश्न दे रखे हैं और उनके 4 विकल्प दे रखे हैं। आपको पहले इन प्रश्नों को पढ़ना है, फिर इनके चारों विकल्पों में से सही विकल्प को चुनकर उसके आगे सही का चिन्ह लगाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। ख, अमरनाथ यात्रा में हुआ हादसा लेखक को किस प्रकार का स्मरण कराता है? सिहरन, डर, अकड़न या इनमें से कोई नहीं? किस चीज का? वेरी गुड। तो अमरनाथ यात्रा में जो हादसा हुआ वो लेखक को सिहरन का स्मरण कराता है। ख, चंदनबाड़ी चोटी की ऊंचाई कितनी है? 14,000 फीट, 13,000 फीट, 16,000 फीट या 9,500 फीट? कितनी है? वेरी गुड, 9,500 फीट। ग, लेखक को किसने सलाह दी कि वह टट्टू पर सवार हो जाए? पुजारियों ने, मित्रों ने, तीर्थयात्रियों ने या इनमें से कोई नहीं? किसने लेखक को कहा था कि भाई अब तुम्हारे बस का नहीं है, तुम टट्टू पर सवार हो जाओ? वेरी गुड, लेखक के मित्रों ने। हाँ, हरियाली की गोद में बस कहाँ दौड़ रही थी? अनंतनाग, पहलगाम, पेरीनाग और जम्मू। कहाँ पर? वेरी गुड, पहलगाम। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 4, दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ वाक्य दिए गए हैं जिनमें आपको रिक्त स्थान दिए गए हैं। इन रिक्त स्थानों को भरकर आपको इन वाक्यों को पूरा करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। ख, बर्फ से ढकी पहाड़ियां, झील में अपना मुंह झांकती तीनों पर्वत चोटियां हैं। हाँ, पता नहीं कैसे क्या हुआ कि मैं जमीन पर सही खड़ा कर रहा था। पता नहीं कैसा क्या हुआ कि मैं जमीन पर सही खड़ा कर रहा था। अगला वाक्य है ग, तीर्थ यात्रा करते हुए यदि प्राण चले जाए तो आदमी सीधा, वेरी गुड, बेकुंठ जाता है। हाँ, रामवन के डैश इलाके में फंस चुके थे। वेरी गुड, रामवन के इसी इलाके में फंस चुके हैं।
नीलगंगा के जल के स्पर्श से गैस का नाश हो जाता है। किसका? वेरी गुड, पापों का। नीलगंगा के जल के स्पर्श से पापों का नाश हो जाता है। चलिए अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न 5, सही मिलान कीजिए। तो बच्चों, यहाँ आपको कुछ शब्द दे रखे हैं, उनके आगे के शब्द यहाँ दे रखे हैं। आपको उन वाक्यों को, उन शब्दों को बाकी के शब्दों से मिलाकर इन वाक्यों को पूरा करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। क, मुझे याद नहीं पड़ता कि बचपन में घोड़े पर सवार हुआ था। हाँ, सुबह सवेरे उठकर सामान लेकर बस अड्डे पर जा लगे। ग, सुबह की बस की टिकट वेरी गुड बुक करा लिए थे। घा, जब जम्मू पहुंचे तो मारे गर्मी के दम निकल जाए। रा, जाने के दिन तक सारी तैयारियां पक्की की। अगला प्रश्न है प्रश्न 6, सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको जो वाक्य दे रखे हैं, इन वाक्यों और कथनों को पढ़कर सही वाक्य के आगे आपको सही का चिन्ह लगाना है और गलत वाक्य के आगे आपको गलत का चिन्ह लगाना है। तो चलिए पहले इन वाक्यों को पढ़ना शुरू करते हैं। हाँ, लेखक ने पहले भी शेषनाग झील को देखा था। लेखक ने पहली बार शेषनाग झील देखी थी, तो ये वाक्य गलत है। खा, जाको राखे साइया का जप करते हुए लोग गुजर गए। बिल्कुल सही, ये वाक्य बिल्कुल ठीक है। गा, पहाड़ियों के टीले लेखक को जम्मू से पहले ही मिल गए। यह वाक्य बिल्कुल वेरी गुड सही है। घा, शंकराचार्य मंदिर श्रीनगर में स्थित है। क्या ये वाक्य सही है? वेरी गुड, यह वाक्य भी बिल्कुल ठीक है। अगला वाक्य है र, लंबोदरी नदी पहलगाम में बहती है। यह वाक्य भी बिल्कुल ठीक है। जरा सोचिए। क्रिटिकल थिंकिंग। प्रश्न 7, तीर्थ यात्रियों को व्यक्ति पूर्णावस्था में करता है। क्या आप इससे सहमत हैं? सोच समझकर बताइए। तो बच्चों, जो तीर्थ यात्री होती है वो व्यक्ति अपनी वृद्धावस्था में करता है। क्या आप इस वाक्य से सहमत हैं? सोच समझकर बताइए। क्या आपको भी यही लगता है? थोड़ा सा इसके बारे में रिसर्च कीजिए, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइए और इसका जवाब अपनी अपनी नोटबुक्स में लिखिए। अगला है जरा भाषा पर गौर कीजिए। लैंग्वेज स्किल्स। प्रश्न 8, दिए गए श्रुति संभिन्नार्थक शब्दों के अर्थ लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ शब्द दे रखे हैं जिनकी ध्वनियाँ, जब आप इन शब्दों को बोलते हैं, इनकी ध्वनियाँ आती तो एक जैसी हैं, लेकिन इनके अर्थ अलग होते हैं और इनका वाक्य प्रयोग भी बिल्कुल अलग होता है। तो चलिए देखते हैं। अरि, इस अरि का मतलब होता है शत्रु यानी कि दुश्मन। इससे हम वाक्य निर्माण करेंगे। अपने अरि को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। अपने अरि को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए, मतलब अपने शत्रुओं को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। अगला है अरि। ये अरि होता है स्त्री संबोधन के लिए। स्त्री संबोधन के लिए इससे हम वाक्य बनाएंगे। अरि, तुम कब आई? अगला है खा। पुर मतलब होता है नगर। तो बच्चों, पुर यानी नगर से हम वाक्य बनाएंगे। पहल गांव एक सुंदर पुर है। पूर मतलब कि बाढ़।
इस पूर का, जिसमें बड़े ऊ की मात्रा आती है, इस पूर का मतलब होता है बाढ़, और जिसमें छोटे ऊ की मात्रा आती है उस पूर का मतलब होता है नगर। तो बाढ़ से हम वाक्य बनाएंगे, कोसी नदी की पूर बिहार प्रदेश का शोक है। कोसी नदी का पूर बिहार प्रदेश का शोक है। चलिए अब हम अगले शब्द को देखते हैं। बात मतलब कि बातचीत। इससे हम वाक्य बनाएंगे, लगता है आज दोनों मित्रों के बीच बात हुई है। शायद लगता है दोनों मित्रों के बीच बात हुई है आज। बात, इस बात का मतलब होता है पवन। पवन मतलब ठंडी हवा। वाह, क्या ठंडी बात है। चलिए अगले शब्द को देखते हैं। पथ, पथ मतलब रास्ता। तो इससे हम वाक्य बनाएंगे, पैदल चलने वाले यात्रियों के लिए पथ अवश्य बनाना चाहिए। पैदल चलने वाले यात्रियों के लिए सड़क पर पथ अवश्य बनाना चाहिए। अगला है पथ्य, रोगियों का आहार। पथ्य होता है रोगियों का आहार। तो हम इससे वाक्य बनाएंगे, दलिया और खिचड़ी। दलिया और खिचड़ी रोगियों का पौष्टिक पथ्य है। पास, पास मतलब नजदीक। रीतु मीना के घर के पास रहती है। पाश, पाश मतलब होता है, पाश मतलब होता है शास्त्र। शास्त्र से हम वाक्य बनाएंगे, सोहन के पास पाश है। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न 9, दिए गए विभक्ति चिन्हों का प्रयोग कर वाक्य निर्माण कीजिए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ विभक्ति चिन्ह दे रखे हैं, जैसे कि क, मैं, ख, पर, ग, को, घ के लिए। इन विभक्ति चिन्हों का प्रयोग करके आप लोगों को वाक्य निर्माण करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है मैं। तो मैं से हम वाक्य निर्माण करेंगे, कैलाश की यात्रा में बहुत मजा आया। खा, पर से हम क्या वाक्य बनाएंगे, यह किताब मेज पर रख दो। घा, को, 2 टॉफी सोहन को भी दे दो। घ है के लिए। माँ, के लिए से हम वाक्य बनाएंगे, माँ ने बेटे के लिए उसका पसंदीदा खाना बनाया। माँ ने बेटे के लिए उसका पसंदीदा खाना बनाया। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं।
प्रश्न 10, दिए गए शब्दों का वर्ण विच्छेद कीजिए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ शब्द दे रखे हैं, आपको इन शब्दों को तोड़कर लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। ख, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, इसका वर्ण विच्छेद होगा अ जमा औ जमा ख जमा अ जमा स जमा ई जमा ज जमा अ जमा न जमा आ, ऑक्सीजन। ख, परमात्मा, प जमा अ जमा र जमा अ जमा म जमा आ जमा त जमा मा जमा आ, परमात्मा। घ, श्रद्धावान, श्र जमा अ जमा ज जमा ध जमा अ आ जमा व जमा आ जमा न जमा अ, श्रद्धावान। ख, कंडक्टर, ख जमा अंग जमा ड जमा अ जमा ख जमा ट जमा अ जमा र जमा आ, कंडक्टर। जरा रचनात्मक कार्य कीजिए, क्रिएटिव स्किल्स। प्रश्न 11, आप अपनी किसी स्मरणीय यात्रा वृत्तांत के अनुभव को निबंध रूप में लिखिए। तो बच्चों, आपने अपने जीवन में अभी तक जितनी भी यात्राएं की हैं, उनमें से कोई भी एक यात्रा जो आपके लिए बड़ी स्मरणीय यानी कि यादगार है, उसका यात्रा वृत्तांत मतलब उस यात्रा वृत्तांत का अनुभव को एक निबंध के रूप में लिखना है आप लोगों को। अगला प्रश्न है प्रश्न 11, ज्ञान एवं अनुभव एक दूसरे के पूरक है। इस विषय में कक्षा में संवाद स्थापित कीजिए। तो बच्चों, ज्ञान और अनुभव, ज्ञान के बिना अनुभव बेकार है और अनुभव के बिना ज्ञान बेकार है। तो बच्चों, इसीलिए जो ज्ञान और अनुभव है वो एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो आपको इस विषय में कक्षा में एक संवाद करना है अपने अपने मित्रों के साथ। अगला है जरा दिमाग लगाइए, ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी। प्रश्न 13, भारतीय मानचित्र को स्मरण करते हुए बताइए कि निम्न प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कहाँ स्थित है। तो बच्चों, यहाँ जो आपको तीर्थ स्थल दे रखे हैं, ये कहाँ प्रसिद्ध है, कहाँ स्थित है, आपको भारत का मानचित्र को देखना है या उसको स्मरण करते हुए इनकी जगह बतानी है कि ये तीर्थ कहाँ स्थापित है। तिरुपति, बालाजी, केदारनाथ, रामेश्वरम और पंजा साहिब। जीवन कौशल एवं मूल्य परक प्रश्न, लाइफ स्किल्स एंड वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस। प्रश्न 12, व्यवहारिक व्यवसायिक जीवन के साथ साथ आध्यात्मिक जीवन भी मानव की जीवन शैली का एक भाग है। आप अपने लक्ष्य प्राप्ति में इन तीनों का निर्वहन कैसे करना चाहेंगे। तो बच्चों, व्यवहारिक व्यवसायिक जीवन के साथ साथ जो आध्यात्मिक जीवन होता है वो एक मानव जीवन का, एक मानव की जीवन शैली का एक भाग होता है। तो आप अपने इस लक्ष्य की प्राप्ति को इन तीनों का निर्वहन कैसे करना चाहेंगे, इसका जवाब भी आप अपनी अपनी नोटबुक्स में लिखेंगे। और बच्चों, मैं आशा करती हूँ आज का ये पाठ आपको अच्छा लगा होगा। मिलती हूँ अगली कक्षा में एक नई पाठ, एक नई कविता या कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।